अस्सलाम वालेकुम। हम ए लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज हम अपना आखिरी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूरा कोर्स कवर कर चुके हैं हम। एएस लेवल पहले कर चुके थे, आज अब हमने ए2 लेवल भी कंप्लीट कर लिया। आखिरी दो चैप्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर, तो उनसे गो थ्रू करते हैं और फिर इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अक्सर बातें सिर्फ लॉजिकल हैं, तो पहले लॉजिकल बातों से गो थ्रू करते हैं। इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल क्या मतलब, आपके जहन में क्या लगता है क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट बड़ी या फिर इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं साहबाजी, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, मुझे 1 करोड़ रुपए कहीं लगाने हैं, तो लगाने से पहले मैं देख लूँ कि मैं जहाँ लगाने जा रहा हूँ वहाँ लगाने पे मुझे क्या फ़ायदा होगा। फिर लगाने के बाद भी देखता रहूँ कि क्या मुझे वो फ़ायदा हो रहा है जो मैंने सोचा था। ये इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल कहलाता है। इन्वेस्टमेंट के फ़ायदों को जज करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जज किया जा सकता है, उन तरीक़ों पे यहाँ बात हो रही है। तो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए चाहिए उसकी एक लिस्ट दी है इन्होंने। सबसे पहले ये चाहिए कि पैसा कितना लगाना है, बिल्डिंग की क्या कॉस्ट है, मटेरियल की क्या कॉस्ट है, इक्विपमेंट की क्या कॉस्ट है, इस इनिशिएशन ऑफ द बिजनेस में क्या खर्चा होगा, शुरू के जो लेबर की कॉस्ट होगी वो भी किसी प्रॉफिट से निकाल के आप नहीं दे रहे होंगे, वो इन्वेस्टर ही एक साथ आपको फिल करके दे रहा होगा। जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हैं उनकी यूज़फुल लाइफ कितनी है। अगर आप कारोबार बंद कर देंगे तो क्या कुछ पैसा बचेगा, कुछ रिटर्न आएगा? जाहिर है आपके पास कोई इक्विपमेंट है, कोई लैंड ले ली, कोई गाड़ी ले ली, तो बेचेंगे ना फिर आप। तो किसी भी बिजनेस की रेजिडुअल वैल्यू होती है। जैसे अगर अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था तो अकाउंटिंग इक्विपमेंट की रेजिडुअल वैल्यू होती है ना, यही तरह से किसी बिजनेस की भी रेजिडुअल वैल्यू होती है कि मैं 1 करोड़ से इन्वेस्ट करूंगा, 60 लाख की चीज़ें खरीदूंगा, 40 लाख रनिंग में इस्तेमाल करना है मुझे। अब वो 60 लाख की चीज़ें हैं, वो उनमें से अक्सर चीज़ें दोबारा सेल हो जाएंगी, मतलब वो बिजनेस बंद करने पर आपको कुछ ना कुछ पैसे देके जाएंगी, तोड़ेंगी, पैसे टूटेंगे लेकिन ज़ीरो नहीं होंगे, तो इसको रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, आखिर में जो बच जाएगा अगर सब कुछ बंद कर दिया तो। उसके अलावा आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे बिजनेस की जो नेट कैश फ्लोज हैं वो क्या होंगे। नेट कैश फ्लो से क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 3 साल शुरू के ले लूँ तो 3 साल तक मुझे कितने पैसे डालने हैं, कितने पैसे निकल के आएंगे। शुरू में कैश फ्लो नेगेटिव ज़्यादा होगा, ऐसे ही है ना, जा रहे होंगे निकल के नहीं आ रहे होंगे। मैंने अगर लेट सपोज कपड़े का कारखाना भी लगाया है तो पहला नेट कैश फ्लो में नेगेटिव आएगा, इक्विपमेंट खरीदी, ज़मीन खरीदी, लेबर की कॉस्ट दी, रॉ मटेरियल लिया, बाहर कुछ नहीं आ रहा। फिर एक दिन आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें से एक दफ़ा सेल्स की फिगर्स बाहर आएंगी, ये सेल हुई, इतने पैसे बाहर आए, तो कुछ कैश फ्लो हमारी नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ आना शुरू होगी। यहाँ तक कि 4-5 साइकिल्स गुजर जाएंगी और फिर बाहर आने वाला पैसा जो है वो बढ़ता चला जाएगा आपके पास। वो कौन सा दिन होगा कि जितना भी पैसा अंदर गया था उससे ज़्यादा पैसा बाहर आ गया, तो हम कहेंगे कि हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया, बिजनेस कैश फ्लो, इन्वेस्टर्स कैश फ्लो। ये उस कैश फ्लो की बात नहीं हो रही जो बिजनेस डे टू डे करता है ना, अपना निकालता है कि जी मेरे वर्कर्स की तनख्वाह इतनी गई और कुछ पैसे आ गए, कुछ ये उस पैसे की, ये इन्वेस्टर की नज़र से देख रहे हैं कि इन्वेस्टर ने बिजनेस में लगा दिए 1 करोड़, अभी आई प्रॉफिट तो पहले दिन से हो सकता है कि 1 महीने में हो जाए, लेकिन नेट कैश फ्लो अभी भी जीरो, मतलब नेगेटिव में है। 1 करोड़ लगाए थे, वापसी अभी तक 1 करोड़ नहीं हुए, अब 1 करोड़ वापस हो गए, अब 1 करोड़ 10 लाख हो गए, 1 करोड़ 20 लाख हो गए। अब बिजनेस जो है वो मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर से पैसे दे रहा है, ठीक है। तो एक तो कैश फ्लोज हैं। अब कैश फ्लोज का भी बिजनेस शुरू करने से पहले तो अंदाज़ा ही लगाएंगे ना, एग्जैक्टली तो नहीं पता चलेंगी। वो अंदाज़ा किस तरह से लगा सकते हैं? वो अंदाज़ा लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? पान की दुकान खोलने जा रहे हैं, नेट कैश फ्लो का अंदाज़ा लगाना है इन्वेस्टर को कि पैसे वापस कब से आने शुरू होंगे, क्या चीज़ें यूज़ करेगा वो फैसला करने के लिए। मुश्किल सवाल नहीं है, वो आसान से है, तो जोन में आ जाए ज़रा। वो डिमांड उसको कैसे पता चलेगी? ओके, सर्वे का एक तरीका हो सकता है, इससे भी आसान तरीका है, जो ऑलरेडी वो बिज़नेस कर रहे हैं उनसे उनका हालात देख लें, उनके साथ कुछ वक्त गुजार लें, उनकी सिचुएशन देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कमोबेश बाहर ये बंदा जो है वो महीने में जो है 2000 पान बेच लेता है, हर पान पे ये सेल आती है और महीने की कॉस्टिंग ये होती है इसकी, इतने पान खरीद के लाने होते हैं, इतनी छालियाँ लानी होती है, इतना कत्था, इतना चूना, इतना तंबाकू। अभी कारोबार तो बेटा आप कोई भी शुरू करें। अभी हम गए थे सदर,
तो सदर में हमने जीन्स खरीदी एक छोटी सी दुकान से। किसी दुकान होगी। तो छोटी सी दुकान से जीन्स ले रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि ज़रा ये देखें कि इसके पास क्या कितने का माल होगा। तो माल निकालते निकालते 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का तो माल ही नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि आप एक जीन्स की कॉस्ट निकाल लेना, आप ऑन एन एवरेज 600 रुपये रख लें, 500 रुपये रख लें, अब 500 की थप्पियों की थप्पियाँ लगी हुई हैं, थप्पियों की थप्पियाँ लगी हुई हैं। जीन्स की कॉस्ट तो किसी भी जगह जहाँ स्टॉक होगा वहाँ पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। अभी 20 लाख का जो हमारे एक दोस्त अभी गाड़ी लेने गए थे, अब गाड़ी का जिसके पास शोरूम है उसके पास क्या किस किस प्राइस का किस स्टॉक है, क्या कॉस्ट है स्टॉक की। तो उसने बताया कि भाई एक घर में खड़ा किया है उन्होंने अपनी गाड़ियों को, घर में गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो एक घर में एक प्लॉट पे रह रहे हैं, एक प्लॉट में गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, मार्केट में नहीं बेची, मतलब वो मार्केट में शोरूम नहीं बनाया वो। तो गाड़ी कौन कौन सी खड़ी हुई है, 2 वो खड़ी हुई हैं शंगान की, कैर वो ओशान X7, 2 जो है स्पोर्टेज खड़ी हुई हैं। अब 2-2 करके लगाना शुरू कर दें, 2 स्पोर्टेज हो गई, 2 चेरी खड़ी हुई हैं टीगो, उसके बाद सिविक खड़ी हुई हैं। 6 करोड़ हो गए। नहीं अभी चलते जाएं। उन्होंने कहा वैसे तो मतलब 25-30 गाड़ियाँ थी, 25-30 गाड़ियाँ भाई, तो हिसाब लगाया तो तकरीबन 50 करोड़ का तो माल खड़ा था उनके पास। और जब जो उसके एक तो प्लॉट वो खुद जिस प्लॉट पे बैठे थे, और फिर उसके बराबर में जो घर था वो भी अच्छा खासा बड़े प्लॉट पे थे, थाउजेंड्स ऑफ यार्ड्स का की बात हो रही है। तो स्टॉक जो है ना वो अच्छा खासा आपके पैसा ब्लॉक करता है। खैर, तो आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को के हालात देख के भी बड़े आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा अगर स्केल ऑफ बिजनेस यही होना है तो कमोबेश मुझे भी इसके आसपास कुछ रिटर्न्स मिल रहे होंगे। शुरू में मुश्किल है कि इससे मैच करूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इधर आ जाऊंगा। एक बड़े बिजनेस को करते वक्त तो आपको इवन इकोनॉमिक फोरकास्ट भी देखनी पड़ती हैं कि हालात आज जैसे थोड़ी रहेंगे। जब मैं बिजनेस में आऊँगा उस वक्त इकोनॉमिक फोरकास्ट क्या है, उस वक्त इंटरनेशनल फोरकास्ट क्या है, बिजनेस फोरकास्ट क्या है, उसको भी देखते हुए आप फैसला करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एक है पे बैक मेथड, ज़रा यहाँ इसीलिए बुलाया था मैंने आपको, ये एक नज़र देख लेंगे ना वो वैसे ही समझ में आ जाएगा। पेज नंबर यार पेज नंबर 784 है, वो बच्चों वाला है, कोई कुछ वो नहीं है। ये चार्ट देख लें आप। 5 लाख रुपए लगाए, एनुअल नेट कैश फ्लो क्या है 5 लाख पहले साल -50, -500,000, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज -500,000। उसके बाद जो है वो 3 लाख आ गया अगले साल, मजीद लगाए नहीं, ओवरऑल 3 लाख रिटर्न हुए, तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो -200,000 रह गया। उसके बाद 1.5 लाख रुपए और वापस आए अगले साल, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 50,000 रह गया। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ईयर 0 में 5 लाख रुपए निकल गए, 5 लाख रुपए डाले थे बिजनेस में, तो क्यूमुलेटिवली 5 लाख माइनस में आंसर है, -5 लाख। इनकम हो गई। अब अगले साल 3 लाख आई तो -2 लाख रह गए। उसके अगले साल 1.5 लाख आई तो -50,000 रह गए। उसके अगले साल 1.5 लाख आई तो 1 लाख रह गए। अब बताइए कि पेबैक टाइम कितना है इसका? 1 साल में पेबैक हो गया? नहीं। दूसरे साल में पेबैक कंप्लीट हो गया? नहीं। तो क्या मैं कहूँगा 3 साल पेबैक टाइम है इसका? नहीं, क्योंकि 1.5 लाख आए जबकि 50,000 रह गए थे, तो पेबैक तो कि बीच के शुरू के महीनों में ही कंप्लीट हो गया होगा। 2 से 3 साल के दरमियान वो आसान है ना निकालना। कितने पैसे आए? 1.5 लाख। कितने आने थे? 50,000। डिवाइड कर दो 50,000 को 1.5 लाख से, कितना क्या आंसर आता है? 1/3। 1/3 ईयर्स। अब 1/3 ईयर कितने महीने होते हैं? 4 महीने। तो हम कहेंगे 2 साल 4 महीने पे बैक टाइम है। बस ये इतनी आसान सी लॉजिक है, कोई फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये बात लॉजिक समझ में आ रही है? आपके कारोबार में आपने कारोबार में लगाए 10 लाख रुपए, पहले साल 4 लाख आ गए, दूसरे साल 4 लाख आ गए, तीसरे साल 4 लाख आ गए। कितने दिनों में पे बैक पूरा हुआ बताइए? अब जो बता देगा इसका मतलब बात समझ में आ गई। आपने बिजनेस में लगाए 10 लाख रुपए, पहले साल 4 लाख वापस आए, दूसरे साल 4 लाख वापस आए, तीसरे साल 4 लाख वापस आए। आपका पे बैक कितने साल कितने महीने में पूरा हुआ? 2.5 साल में।
क्योंकि पहले साल 4 लाख आ गए, 6 लाख बाकी हैं, दूसरे साल 4 लाख आ गए, 2 लाख बाकी हैं, अगले साल 4 लाख आ गए, आने थे 2 लाख, तो 4 लाख को 4 लाख से डिवाइड करो, 0.5 आ गया, साल को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो साल में 0.5 में कितने महीने होते हैं? 6 महीने। ये बात समझ में आ रही है? यही यहाँ भी हुआ है, 1/3 ऑफ द ईयर में पैसे वापस आ गए, क्योंकि 1/3 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, 550,000 अपॉन 150,000, तो 1/3 ऑफ अ ईयर 4 महीने होता है। बस ये इतनी सी बात थी। पे बैक क्यों जरूरी है, पे बैक का पीरियड निकालना क्यों जरूरी है? इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टर को वही देखना होता है कितने अरसे के लिए मेरे पैसे ब्लॉक रहेंगे। अब अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं और 4 साल बाद पैसे रिटर्न आना शुरू होंगे, 4 साल अगर मैं ये स्टॉक मार्केट में लगा लूँ तो वहां से क्या आएगा? वो ये कैलकुलेट करता है ना, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं होती। तो स्टॉक मार्केट में लगा लेता तो ये आ जाता, जमीन खरीद के डाल देता तो ये आ जाता। सेफ इन्वेस्टमेंट्स भी देखता है फिर वो, इजी इन्वेस्टमेंट, सेफ से ज्यादा इजी, कि भाई लेके डाल दो, छोड़ दो, मुझे डे टू डे कारोबार थोड़ी करना है, वो तो खुद ही बढ़ेगा। तो ऑन एन एवरेज आपने एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स खरीद लिया, वो बढ़ता रहेगा। आपको बता दिया मैंने कि भाई ओजीडीसी के खरीद लेना, बस अगले साल तक 350 पे चले ही जाएगा, मरे से मरा। ठीक है, तो वो इसलिए उसको पेबैक पीरियड भी चाहिए कि कितने दिनों में ये रिटर्न आ जाएगा। पेबैक पीरियड भी चाहिए और फिर रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए होगा, दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। एक पेबैक कितने अरसे में हो जाएगा, पेबैक का मतलब समझा कि जितने पैसे मैंने लगाए थे पूरे के पूरे वापस कितने दिनों में हो जाएंगे। बिजनेस में एडवांटेज ये है जो स्टॉक में नहीं है, कि पैसे तो पूरे पूरे वापस हो गए लेकिन बिजनेस अभी तक चल रहा है। 10 करोड़ रुपए डाले थे, 10 करोड़ जेब में आ गए और बिजनेस वहीं का वहीं चल रहा है, अब वो सारी लाइफ चलता रहेगा। ये बिजनेस का एडवांटेज है। इन्वेस्टमेंट की उसको पैसे ही 10 साल में वापस मिले, और 10 साल अगर मार्केट में डाल देता। मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो देखेगा ना, उस वक्त क्यों डालते हैं, उस वक्त के बहुत से फैसले होते हैं, मजे मजे की बातें। जैसे कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट में और बिजनेस में आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ ज़्यादा ये फील करते हैं कि इसकी लाइफ ज़्यादा है। जैसे कि एक शख्स है, उसके अब्बा के कपड़ों का कारोबार है, उसके ख़ानदान में भाइयों का कपड़ों का कारोबार है, अभी वो स्टॉक मार्केट में डालने से ज़्यादा कपड़ों के कारोबार में कंफर्टेबल होगा, क्योंकि उसका एक ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है ना। तो ज़ाती एक्सपीरियंस, ख़ानदानी एक्सपीरियंस, उस एफिनिटी टू द वर्क। फिर दूसरा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में, उनके ख़ानदान में घर वाले लोग, उसका ज़ाती एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में माजी में है। किसी नए बंदे से बोलोगे ना, यार ऐसा कौन ना स्टॉक, ओ भाई स्टॉक में तो बंदा है, हमने देखे ऐसे लाश हो जाते हैं, जीरो पे आ जाते हैं भाई स्टॉक मार्केट में। ये आम तासुर है स्टॉक मार्केट का, कि अगर मैं किसी से भी कहूँ, मैं अपने घर में किसी के पास, हमारे किसी एक जानने वाले ने अपना फ्लैट बेचा, मैंने कहा यार आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं, रखे हैं पैसे तो स्टॉक में रख दो, पैसे ही रखे हुए हैं ना, स्टॉक में रख दो तो बढ़ते हुए। ओ भाई ये अभी हमने 1.5 करोड़ का प्लॉट बेचा है, फ्लैट बेचा है, पता चला कि अगले दिन वो चला गया 50 लाख पे, फिर हम क्या करेंगे? तो सारी उम्र की कमाई खा जाएगा। तो वो चूंकि ये एक है तासुर, क्योंकि गया है बहुत से लोगों का, उन लोग जी चले जाता है। अगर आपको कहा जाए अरे बढ़ रहा है डाल दे, ना देखा सर ना देखा पैर, बढ़ रहा है डाल दिया, वो गिर गया नीचे। तो देखें तो किस चीज़ में लगा रहे हैं, उसकी अपनी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। जैसे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी जब पैसे लगाते हैं, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जी एक कंपनी है, उसका एक शेयर 1 रुपए का है, उसके मार्केट में 1 मिलियन शेयर हैं, ठीक है। उस कंपनी की एसेट्स की क्या प्राइस है? एक कंपनी है, उसकी एसेट की प्राइस 1 मिलियन है, मार्केट में शेयर 1 मिलियन है, 1 रुपए शेयर की प्राइस 1 रुपए है। अगर वो कंपनी डिफॉल्ट भी कर गई तो उसकी एसेट्स बेच के पैसे वापस आ जाएंगे शेयर होल्डर्स के पास। तो आप बहुत सारे तरीक़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप डिफ़ॉल्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये अंदाज़े, ये सारी कैफियत उसके लिए सही है जो स्टॉक में पहले से है या कहीं ना कहीं से उसका लिंक है। नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल। तो ये अब्दुल्ला भाई का सवाल ये था ना कि ये जब बंदा देख रहा है कि उसको स्टॉक में ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, फिर भी क्यों बिजनेस में जा रहा है, तो उसके ये वजूहत हैं। तीसरा है कि लोगों को इंगेजमेंट चाहिए होती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मैं अपने सारे पैसे उठा के एक ऐसी जगह लगा दूं जहां से महीने के 5-6 लाख रुपए आते रहे, मेरी महीने की गुजर औकात हो जाएगी, मेरे बच्चे भी रोज़ खाना खाएंगे आराम से, हम आउटिंग भी कर लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे। करेंगे क्या फिर उसके बाद? फिर रोज़मर्रा की मसरूफियत क्या होगी? बैठे रहेंगे। इन्वेस्टमेंट तो आप कहीं और कर नहीं सकते, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुरू कर नहीं सकते, सारे पैसे वहां लगा दिए। अब आपको सिर्फ इंजॉय ही करना है बस।
तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मुश्किल होती है कि हमें कहीं इंगेजमेंट भी चाहिए, तो उनको बिजनेस इंगेजमेंट बेहतर लगती है इसलिए भी। तो ये अगेन ये हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है। अच्छा जी, फिर ये हर टॉपिक की तरह इसमें आएगा कि पे बैक मेथड अच्छा तरीका है कि बुरा तरीका है। तो ये पे बैक मेथड बहुत सुपरफिशियल तरीका है, सुपरफिशियल है ना, पे बैक टाइम अगर आप निकाल लें सुपरफिशियल है। ढाई भाई पैसे लगा दो, 2.5 साल में पूरे वापस आ जाएंगे, क्योंकि बिजनेस की तो एक अपनी लाइफ टाइम है ना। क्या 2.5 साल बाद बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, बिजनेस तो लाइफ टाइम चलना है। तो बिजनेस का स्कोप क्या है, बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा, ये नेशनल रहेगा इंटरनेशनल हो जाएगा, कितनी ही बातें हैं जो अभी नहीं हुई मी इसमें। ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड और सिर्फ इन्वेस्टर के माइंडसेट को कैप्चर करने के लिए बनाया गया तरीका कि वो सोचे भाई 2.5 लाख लगाऊंगा, कितने दिन में वापस आएगा, इतना आ जाएगा, चलो यार लगाते हैं। ये इन्वेस्टर के माइंडसेट के हवाले से इसको डिस्कस किया जाता है। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, यही इसकी अच्छाई है और यही इसकी बुराई है। अब बात हो रही है रेट ऑफ रिटर्न की। ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एक ही बात है। ये भी इन्वेस्टर को पता करना होता है। ऑन एन एवरेज साल के कितने पैसे आते हैं इस पैसे वापस, आप मुझे कोई कारोबार बताएं। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि यार ये बताओ कि नेट रिटर्न कितना है, इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है साल का। यार ऐसे करते हैं, देखते हैं, हिसाब लगा दें, 10% आ जाएंगे वापस। यार 10% में इतना फंस लूँ, 10% बैंक में आ जाएंगे। वेरी गुड। 10% अगर मैं चाहिए ही होते तो बैंक में रख देता, इतनी मुश्किल कारोबार क्यों करता। अच्छा चलें, आप बताइए, आपके ख्याल से अब्दुल्ला भाई के अलावा बाकी लोग बताएं, ये बताइए आप, रिटेल का कारोबार आपने देखा है, रिटेल का मतलब दुकानदार ले लें, चाहे वो मेडिकल स्टोर का रिटेल हो, चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर हो, इम्तियाज़ हो, बड़ा रिटेलर हो, छोटा रिटेलर हो, एक प्रोडक्ट के बेचने पे कितने % प्रॉफिट होता है आपके ख्याल से? 1%, जैसे कि मैं टाइगर बिस्किट बेचता हूँ, 10%, मैं आटा बेचता हूँ, चीनी बेचता हूँ, दाल बेचता हूँ, वहाँ से जोड़िया बाज़ार से लेके आता हूँ दालें और अपने पास बेचता हूँ। जो कॉस्ट मुझे पड़ती है, उसके बाद मेरा ट्रांसपोर्ट पड़ता है, आखिर में प्राइस लगती है। तो एवरेज जो मैंने निकाला, हमने किया ना काफ़ी अर्से ये रिटेल का काम किया, आपके अब्बा मैं हम लोग करते थे ना ये। तो एवरेज जो प्रॉफिट है ना एक प्रोडक्ट पे, क्योंकि किसी पे ज़्यादा है किसी पे कम है, एवरेज 3.5 से 4% है। ठीक है, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये समझने की ज़रूरत है। आप कहोगे यार मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करूँगा तो 4%। हाँ भाई 4%, 4% क्या भाई, प्रोडक्ट 4% आ रहा है तो क्या ये प्रोडक्ट आप महीने में एक दफ़ा बेचोगे? 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करोगे, एक स्टॉक खड़ा करोगे, इस स्टॉक पे 4% रिटर्न आएगा, लेकिन वो हो सकता है पूरा स्टॉक आप 3 दिन में सेल कर दो और फिर उस प्राइस से दोबारा स्टॉक लेके आओ और फिर उस पर 4% बनाओ। तो एक्चुअली रिटेल का जो आखिर में निकल के आता है ना प्रॉफिट, वो 100% से भी ऊपर चले जाता है। डिपेंड करता है किस चीज़ पे, आपके रोल ओवर पे, आप कितना रोलिंग है आपके पास। तो इसीलिए इम्तियाज़ बहुत नीचे वाली प्राइस पे भी सेल कर सकता है। इतनी रोलिंग है उसकी, इतनी रोलिंग है कि वो 4%, 4%, 4%, उसी पैसे का उसको दोबारा नया पैसा नहीं लगाना पड़ता। वो जो सामान लेके आता है वो अगले दिन बिक जाता है, उसी पैसे का दूसरा सामान लेके आता है वो अगले दिन बिक जाता है, उसी पैसे का दूसरा सामान लेके आता है अगले दिन बिक जाता है। तो वो महीने में जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो अगर 10 करोड़ की करता है तो महीने में सेल्स जो करता है वो 50 करोड़ की करता है। ये मजे की बात है रिटेल में। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की थी, सेल्स 50 करोड़ की हुई। 10 करोड़ का बेचा, फिर 10 करोड़ का सामान वापस ले आया, फिर 10 करोड़ का बेचा, फिर 10 का वापस ले आया, फिर 10 का बेच दिया उसने। तो वो रिटर्न जो हो रहा है वो हर दफ़ा नहीं, 40-40 करोड़ जेब में नहीं जा रहे, हर दफ़ा 10 करोड़ पे 4% बचा रहा है। तो अगर उसने 5 दफ़ा बेच लिया तो वो 10 करोड़ का 4% नहीं, 20% अर्निंग की उसने। और बाज़ केसेस में ये परसेंटेज है ये 100% भी चली जाती है। रिटेल बिजनेस में बहुत स्कोप होता है इसलिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है ये एनुअल पे निकालना चाहिए, ये एक दफ़ा पे थोड़ी निकालना चाहिए। एनुअली मुझे क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा इस पूरी इन्वेस्टमेंट का? यही आपका प्लॉट का बिजनेस है भाई। एक प्लॉट लेता है आपका भाई 50 करोड़ का लेता है, उस पर 3% कमा लेता है भाई आपका भाई। तो 3% यार, खाली बस 3%।
भाई 50 करोड़ का पॉट लिया, 3% कमाया, फिर 50 का लेके फिर 3% कमाया, फिर 50 का लेके फिर 3% कमाया। तो साल के आखिर में जाके आपको पता चलता है कि इस 50 लाख इन्वेस्टमेंट में आपने कोई 120, 130, 150% कमा लिया होता है। कैसे थोड़ी बैठे हुए हैं जो आपके वो बैठे हुए हैं रियल एस्टेट वाले। अच्छा, एक तो है ना सेल एंड परचेज पे कमाना, उसके बाद वैल्यू अप्रिसिएशन अलग है। तो रेट ऑफ रिटर्न आपका हमेशा निकलेगा कैसे? साल के ऊपर। एनुअल निकालना जरूरी है। ये रेट ऑफ रिटर्न आपका पर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और ये क्यों चाहिए आपको रेट ऑफ रिटर्न? रेट ऑफ रिटर्न इसलिए चाहिए है कि आपको ये फैसला करना आसान हो कि इससे नीचे गया तो इससे बेहतर था मैं कुछ और कर लेता। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हिट हो रही हो ना। तो कोई क्राइटेरियन रेट होता है कि कम से कम इससे ऊपर होना चाहिए तो हम इस इन्वेस्टमेंट को करेंगे। वो क्राइटेरियन रेट क्या होगा ये सेट करने की वजह कौन बनता है? अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। वो क्या रेट दे रही हैं, उनमें क्या फ़ायदा हो रहा है, तो फिर आप फैसला करते हैं भाई ये नई प्रोडक्ट लाइन निकालनी है या नहीं निकालनी है। तो अगेन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दोनों नाम दिए जाते हैं इसको। इसका नुकसान अगेन ये है कि ये एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअली में होगा ये तो वक्त ही बताएगा। एस्टिमेशन की बेसिस पे हम ही कर रहे होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि फिर भी हम एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, 10 करोड़ लगाना है, बहुत बड़ा डिसीजन है, तो आंधी में तो नहीं लगाए ना, कुछ तो रिटर्न, कुछ तो हमें इंफॉर्मेशन हो, तो ये हमें ब्लाइंड आगे बढ़ने से बचाता है। लेकिन ये बात याद रखी जाए कि ये भी ओवर सिंप्लीफाइड है। इसमें ये नहीं डिसाइड हुआ हुआ कि अगर नहीं बिका तो क्या होगा। ये वाले सारे मसले से मौजूद हैं। समझने में आसान है लेकिन उसके बाद जो है वो एक और मेथड है, वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। कैश फ्लो के साथ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी बुनियाद पे मैं आपको पैसे बड़े सस्ते में उधार दे सकता हूँ। सब बहुत काम किए हमने माशाल्लाह से, बहुत सारे कारोबार किए हैं खामोशी से। हमारे पास कुछ ऐसी ख़वातीन थीं जिनका कोई ज़रिया आमदनी नहीं था और उनको पालने पोसने वाला भी कोई नहीं था। कुछ जेवर थे उनके पास, बाकी जो उनके केयर टेकर थे वो मर गए थे या कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि वो और वो इतनी एजुकेटेड या इतनी फॉरवर्ड, फाइनेंशियली फॉरवर्ड नहीं थी कि वो ये कहती कि हम खुद कारोबार कर लेंगे। मिला जुला के जी 15-20 लाख रुपए उनके पास थे। तो उनका सवाल ये था क्या करें पैसे, कहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना रिटर्न आएगा। किसी भी कारोबार में अगर साल का 15% से ऊपर आ रहा है तो वो कारोबार अच्छा कारोबार है, बहुत अच्छा कारोबार है। किसी भी कारोबार में 10% तक आ रहा है तो वो ऑन एन एवरेज कारोबार। किसी कारोबार में 10% से कम आ रहे तो हम कहते हैं यार और ऑप्शन देख लो, पहले और ऑप्शन देख लो फिर देखते हैं। तो अब एक 20 लाख रुपए का 10% साल का आ रहा है अगर, तो कितना बना? 2 लाख रुपए। साल का 2 लाख को जरा 12 महीने में डिवाइड करो तो कितना बना? चलो ना, 12 महीने पे डिवाइड करो, पर मंथ कितना बना? 10,000 रुपए होते हैं तो 1,20,000 बनते हैं। 20,000 होते हैं 2,40,000 बनते हैं। 18,000 समझ लो, 16,666। 16,666 जो है उनको मिल जाएगा अगर बैंक में रखेंगे पर मंथ, वो भी अच्छे दिनों में। अब तो 6% पे आ गई बात, 10% की बात कर रहे थे। 16,000 उनके लिए काफ़ी नहीं थे, वरना तो रख लेते, बैंक में रख देते, 20 लाख रुपए बैंक में रखते, 16,000 महीना निकालते रहते। 16,000 से उनका गुजारा नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम आपको एक अच्छे पैसे रिटर्न करके देते हैं, आप मुझे दे दें, बस ये नहीं पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कारोबार ही करूँगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, वो कारोबार ही करूँगा और आप ही के नाम से कारोबार होगा। जो भी रिटर्न आएगा आप ही को मिलेगा, उसका जितना भी रिटर्न आया सारा आपका।
तो आप मुझे कारोबार की नीयत से पैसे दे दें और डिसीजन पूरा मुझ पर छोड़ दें फिर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उस पैसे को से लोगों को सामान खरीद के देना शुरू कर दिया। अच्छा, उसको देना शुरू कर दिया जो कि मेरा ट्रस्टेड आदमी है। और मेरे पास ये आए जवार भाई के सर, मैं सोच रहा हूँ यार बाइक बड़ी बहुत मसले में आ गई है, दूसरी बाइक ले लूँ, लेकिन दूसरी बाइक जो है ना वो पड़ रही है महंगी। ये बाइक बिकेगी 50,000 की, दूसरी बाइक मिलेगी मुझे 1.5 लाख की। 1 लाख रुपए ऊपर मेरे पास नहीं है अभी। तो बैंक से मैं ले लो, बैंक वाला ले रहा है इस वक्त 20%। मैंने इनसे कहा कि ऐसा करें, आप ये 1 लाख रुपए मुझसे ले लें, मतलब ये बाइक मैं खरीद लेता हूँ, मैं पूरी बाइक खरीद लेता हूँ 1.5 लाख रुपए की। 50,000 आप मुझे दे दें अभी, 1 लाख आप मुझे दे दिएगा बराबर ही किस्तों में, इस तरह से कि थोड़े से बढ़ा के ले लूँगा मैं आपसे, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो जाए। तो मैं बाइक आपको 1.5 लाख की नहीं बेच रहा, मैं आपको बाइक बेच रहा हूँ 2 लाख रुपए की। उससे मैंने हिसाब लगाया तो पता चला मैंने इनसे कोई एक्स्ट्रा जो चार्ज किए पूरे पैकेज के, वो चार्ज किए 10%, और जो 1.5 लाख की बाइक को कर दिया 15,000 ऊपर, 1.65 की बाइक, सूद नहीं हुआ इस तरह से, आपको बाइक की प्राइस ही 1.65 1.65 कर दी प्राइस। अब आप 1.65 अदा कर देना 1 साल में मुझे, ठीक है। 1 साल से डिले हो गया तो मैं को पेनल्टी नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे पता है आप नहीं करेंगे, और आपको ये भी पता है कि पैसे जो हैं वो यतीमों के पैसे हैं या बेवाओं के पैसे हैं, इस तरह की सूरत हाल है, तो हम उसके साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। अब सवाल है, मैंने तो 10% लगाया, अभी तो बात हो रही थी 10% पे, तो उनको नहीं बच रहा था, 16,000 रुपये महीना मिलेंगे, और आप 10% पे मुझे देने के लिए तैयार हैं। मैं भी कह रहा हूँ वापस से देगा, तैयार वापस से लगा दूं। क्योंकि वो जो 1 लाख रुपये मैंने तुमको दिया, उस 1 लाख का पहली ही किस्त अगले महीने आ जाएगी, और मैं अगले महीने ही उससे किसी और को कुछ और लेके दे दूंगा, और दूसरी किस्त अगले महीने आ जाएगी, फिर मैं उससे किसी और को कुछ और दे दूंगा। तो मैं उसको घुमाता रहूँगा, और मैं उस पैसे को कितनी दफ़ा साल में घुमा सकता हूँ। तो वो 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, जितनी दफ़ा, और हर दफ़ा वापस आएगा पैसा आपको। मैंने 1 लाख रुपये, मेरे पास 20 लाख है, मैंने 1 लाख आपको दिया, अभी 19 लाख तो ये पड़े ही हैं, उसके अलावा अगले ही महीने 19 लाख 10,000 पड़े मेरे पास, 10,000 फिर लगा दूंगा 10% पे। तो जितने ज़्यादा लोगों को मैं, किसी को मैं घड़ी खरीद के दे रहा था, किसी को मैं मोबाइल खरीद के दे रहा था, किसी को बाइक दिला दी, किसी को गाड़ी दिला दी, ये किया तो माशाल्लाह वो तो महीने के जो है वो 25-30 हज़ार रुपये आ गए उनके पास, अच्छी गुजर होने लगी। फिर माशाल्लाह उनकी बंदोबस्त कर दिया अल्लाह ने बेहतर, तो हम भी ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, तो हमने कहा बस ठीक है, अब इसको वापस कर लें, ख़त्म करें इस बिज़नेस को। लेकिन ये बड़ा, जितनी दफ़ा रोलिंग होगी आपकी, उतना ही मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपका प्रॉफिट रेशो, इसका लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है उसका आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको एनुअल रेट पे लेके जाना ज़रूरी है, लेकिन ये ओवर सिंप्लीफाइड मेथड है। इसमें एक चीज़ और है, हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात कर रहे थे, वो पैसा जो मुझे 1 साल बाद मिलेगा, और अगर मेरे मुल्क में इन्फ्लेशन हो रही है, तो आज जो पैसा मेरे हाथ में और 1 साल बाद जो मेरे हाथ में पैसा होगा, उसमें बहुत फ़र्क होगा। तो इस सूरत में इस तरह का कारोबार करने वाला बहुत नुकसान में रहेगा। मैंने आपको कहा ये लो 1 लाख रुपए लो, 1 साल बाद मुझे 1.5 लाख वापस कर देना। आपने 1 लाख रुपए की बाइक ली, 1 साल बाद 1.5 लाख रुपए वापस किया, अब 1.5 लाख रुपए की भी नहीं आ रही वो बाइक, और वो बाइक 2.5 लाख रुपए की खड़ी है, तो मेरा तो नुकसान हो गया। अगर मैं वो बाइक रख लेता अपने पास, अभी बेचने जाता, तो 2.25 लाख रुपए की बिक जाती, मेरे हाथ में 1.5 लाख हाथ में आया, कुछ भी मज़ा नहीं आया, फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। बल्कि बात समझ आ रही हो रूजबाजी? नहीं आ रही? यानी अगर मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि मुझे 1 साल में ये अमाउंट्स मिलेंगी, तो एक अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हर महीने की जो इन्फ्लेशन रेट है वो उस अमाउंट पे लगाऊं जो मुझे लेटर ऑन मिलनी है, ताकि जो मुझे एक्चुअल रिटर्न्स है ना वो कंपेरेबल हों। एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि 6 महीने में 10% मिल जाएगा, दूसरी इन्वेस्टमेंट है जिसमें 1 साल में 20% मिलेगा। तो जो 6 महीने में 10% वाली है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत 1 साल में 20% के, अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो। और इन्फ्लेशन तो हो ही रही है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन्फ्लेशन ना हो रही हो, तो दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता ऐसा। इन्फ्लेशन का रेट कम हो सकता है,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इन्फ्लेशन नहीं हो रही हो। तो बस ये कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कि डिस्काउंट उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। डिस्काउंट अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक इन्फ्लेशन का डिस्काउंट, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिस्काउंट। अगर मैंने पैसे यहाँ नहीं रखे होते, वहां रखे होते तो कितना आ रहा होता, प्लस इन्फ्लेशन भी लगा लो, तो डबल फैक्टर्स इसमें काउंट इन किए जा सकते हैं कि क्या अब भी ये कारोबार बेहतर है उस जगह से रिटर्न आने के मुकाबले में, और वो इन्फ्लेशन का सारा फैक्टर इन करने के बाद भी जो रिटर्न आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। बैंक में रखूंगा तो एक साल में मुझे मिल जाएंगे 10 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख, और इन्फ्लेशन का फैक्टर लगा लूं तो वो 1 लाख जो है वो यहाँ चले जाएंगे, और मेरा जो 10 लाख है वो भी इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाएंगे, वो 9 रह जाएंगे, है ना। अगर पैसा ही रखा है बैंक में, कैश रखा हुआ है, तो वो भी नीचे चले जाएगा। आखिर में पूरा मैंने ईयर के एंड पे हिसाब लगाया, पता चला कि अगर इतनी इन्फ्लेशन थी तो मैंने 10 लाख रुपए बैंक में रखे थे, साल के आखिर में 10 लाख ही हैं, 0 रिटर्न आ रहा है। अब मैंने एक और जगह इन्वेस्टमेंट किया, 10 लाख रुपए रखे, साल के आखिर में जो एसेट वैल्यू थी वो 9.5 लाख रह गई, और रिटर्न मुझे आ गए 80,000 के। तो 80,000 के रिटर्न मैं देख रहा हूँ बाजार बैंक के मुकाबले में कम है, लेकिन ओवरऑल ऐड किया तो पता चला वो बन गया 10,60,000, जो बैंक से 60,000 ज़्यादा प्रॉफिट में है। तो इसलिए आपको डिस्काउंटेड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट आता है कि जिसमें कि आप हिसाब लगाते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो हर दफ़ा आने वाले कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं, यानी एक परसेंटेज से कम कर देते हैं। उसने कहा आया 1 लाख, मैंने कहा नहीं आया 90,000। उसने कहा अगले साल आया 1 लाख, मैंने कहा नहीं अगले साल आया 80,000, क्योंकि हर महीने उसकी उस इन्फ्लेशन रेट से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिस्काउंट किया जाएगा उस वैल्यू को। अच्छा, इसी में एक कॉन्सेप्ट है एनपीवी का। एनपीवी समझते हैं? एनपीवी तो समझते होंगे अकाउंटिंग वाले। अकाउंटिंग वाले एनपीवी नहीं समझते? होता था, याद है। नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो को यूज करते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। यानी अभी जो इन्वेस्ट किया वो ये किया, टोटल कैश फ्लोज ये आएंगे, कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया, अब देखते हैं कि मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इन्वेस्टमेंट की क्या सिचुएशन है। जी, एक कंपनी थी, उसके टोटल कैश फ्लो निकल के आए 12,000, ठीक है। उसके बाद उन्होंने माइनस किया उस पर पूरे साल का डिस्काउंट, कि ये जितना देर से रिटर्न आया, हर देर से आने वाला रिटर्न पहले के मुकाबले में उसकी प्राइस कम कर दी उन्होंने। आखिर उन्होंने कहा कि बिजनेस रिटर्न्स आ रहे हैं 11,940, लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट की थी 10,000 की, तो 3 साल में जो पैसे आखिरकार रिटर्न आए वो 1,940 आए। अब सवाल ये कि 3 साल बाद 1,940, आज मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट के। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये 3 साल बाद जो भी रिटर्न आया उसकी प्रेजेंट वैल्यू बता रहा है। अगर ये समझे डिस्काउंटेड वैल्यू है, असल में जो हमें मिले वो 12, 13, 14,000 मिले थे, हमने उनको डिस्काउंट कर करके वैल्यू को कम कर दिया और पता चला 11,940 मिले। आज हम 10,000 लगा रहे हैं और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स मिला के उन पे डिस्काउंट करके आज की वैल्यू के मुताबिक वो 1,940 के पड़ेंगे हमें। जब 1,940 का हमें प्रॉफिट आएगा, तो आज अगर कहीं से 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है तो वहां लगा दो, लेकिन आज अगर कहीं 1,800 का प्रॉफिट आ रहा है तो नहीं लगाना भाई, क्योंकि डिस्काउंट के बावजूद ये ज़्यादा नज़र आ रहा होगा आपको, ज़्यादा दिख रहा होगा। तो एक ये बात हो गई हमारी। मजीद नेट प्रेजेंट वैल्यू में के साथ क्या मतलब है? वंस अगेन, इनमें से हर तरीका बहुत सारे फैक्टर्स को फिक्स करके सिर्फ एक जाविये से देखता है, यही इसका मसला होता है। लेकिन हमेशा इनमें से सबका क्या फ़ायदा है? ये सिंप्लीफाई करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, जल्दी फैसला करना आसान लगने लगता है। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हैं।
अभी जब पेपर में कर रहे होंगे ना फिर ज़्यादा अच्छा से मैं करा सकूंगा। अभी मैं थ्योरेटिकली बता भी दूँ ना ये 10% माइनस हुआ हुआ है, इसमें से 5% माइनस हुआ हुआ है, इसमें से 4% माइनस हुआ हुआ है, तो वो याद रहना नहीं है जब तक कि आप उसको अपने हाथ से खुद नहीं सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल जब आप पास पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको फिर इसकी सही प्लेसमेंट हो जाएगी जहन के अंदर। तो मतलब वही चैप्टर है। जी उसी में है टेक्निकल बातें ना ज़्यादा, इसलिए उस चैप्टर पे है। अब बात हो रही है ओवरऑल, उन्होंने कहा कि आपको पे बैक भी देखना चाहिए, आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी देखना चाहिए, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू भी देखना चाहिए। सब चीज़ें कंबाइन करके देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा फैसला कर सकेंगे। उसके अलावा भी कोई फैक्टर्स हैं किसी इन्वेस्टमेंट का फैसला करने के लिए, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स कहलाते हैं ये। नेट प्रेजेंट वैल्यू है, पे बैक टाइम है, और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। ये 3 तरीके आपकी बुक में डिस्कस किए। इन 3 के अलावा भी कोई वजह है किसी बिजनेस डिसीजन को लेने की? जी, वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स कहलाते हैं। वो एक लिस्ट है कि मेरे बिजनेस का लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्वायरमेंटली अच्छा नहीं है बिजनेस, कहीं ऐसा तो नहीं लोकल कम्युनिटी के खिलाफ है, कहीं ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट के किसी डिसीजन के खिलाफ है, किसी लॉ को तोड़ता है, कहीं मेरे जो मेन बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स थे उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रही ये बात। तो ये और भी फैक्टर्स हैं। मेरी वर्कफोर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये सब नॉन क्वालिटेटिव यानी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के अप्रेजल के। चैप्टर ख़त्म। और आखिरी चैप्टर जी, फाइनेंस और अकाउंटिंग स्ट्रैटेजी। देखिए आपने तो चैप्टर पूरा पढ़ लिया ना, जितने भी पीछे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं उसी के मुताबिक अब स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। जी जी, कि आप जब भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ होंगी। किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बता रहे हैं तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ होंगी। आप सारे रेशियोज़ का इस्तेमाल करेंगे भाई, डिपेंड करता है किस तरह की सिचुएशन है उस तरह के रेशियोज़ को देखा जाएगा। बैंक लोन दे रहा है, गियरिंग रेशियो देख के देगा, ठीक है, तो वो सारे रेशियोज आपके मद्देनजर रहें। और अगर आप किसी बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं या कारोबार को एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटी आ गई है। उस नई अपॉर्चुनिटी को आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज इनको सामने रखते हुए और आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ को सामने रखते हुए और क्वालिटेटिव जो एनालिसिस आपने किया है कि बिजनेस में आगे मुझे फ़ायदा होना है, नुकसान होना है, सोसाइटी को फ़ायदा होना है, नुकसान होना है, इनको देखेंगे। ये सब कुछ मिला लो तो आपके पास एक फाइनल रिपोर्ट होनी चाहिए। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी शेयर में, अब तो हमारे पास सब ऑनलाइन डेटा मौजूद है, बल्कि हमारे पास तो वो भी मौजूद है, सॉफ्टवेयर मौजूद है जो हमें बता देता है। पहले ज़माने में जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था तो हम स्टॉक्स को एनालाइज करते थे। उसके लिए एक एक कंपनी के पिछले साल हर साल की एनुअल रिपोर्ट्स निकाल के रखते थे और ईयर टू ईयर उन रिपोर्ट्स को पेज टू पेज कंपेयर कर रहे थे। कंप्यूटर उस साल से नहीं आसानी से हमें डेटा निकाल के देता था, फिजिकल डेटा निकालने की प्रैक्टिस ज़्यादा थी। तो हमारे पास एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस की। आपने तो शायद देखी भी नहीं हो कभी। बिजनेस की एनुअल बड़ी अच्छी होती थी, रख के बड़ा मज़ा आता था। वो रद्दी इतनी जमा हो जाती थी, बाद में उसको बेचते थे, मोटे मोटे पेजेस होते थे उसके कि बिजनेस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिजनेस का इस साल क्या वो था, ऑब्जेक्टिव क्या था, पिछले 10 साल का क्या ऑब्जेक्टिव रहा, कितनी सेल्स हुई, कितनी कॉस्ट पड़ी, क्या इनकम स्टेटमेंट बनी, क्या नई इनोवेशन की, बड़ा बड़ा बहुत अच्छी डिटेल में उस बिजनेस का एनालिसिस होता था, जो कि पब्लिश कौन करता था? ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक को शेयर बेचती है, उसके एनुअल रिपोर्ट जो है वो साइन की जाती है किसी एक्सटर्नल ऑडिटर के हाथों से। ये गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया में कि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनियां पब्लिक को शेयर बेचती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश कराएगी और वो साइन करवाएगी किसी एक्सटर्नल ऑडिटर के हाथ में। और एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकता है पैसे खा के गलत रिपोर्ट पे साइन कर दे, ये हो सकता है। तो फिर उस एक्सटर्नल ऑडिटर का भी एक ऑडिट, कुछ सालों में रैंडम ऑडिट्स होते रहते हैं कि ये सही कर रहे हैं काम। अगर पकड़ा जाता, अगर कोई एक्सटर्नल ऑडिटर पकड़ा गया, अच्छा एक्सटर्नल ऑडिटर बहुत पैसे लेता है, एक्सटर्नल ऑडिटर का बिजनेस बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है,
इसीलिए चार्ट अकाउंटेंट इतने कमाते हैं। ये जो चार्ट अकाउंटेंट कमा रहे हैं ये एक्सटर्नल ऑडिटर के बिजनेस में ठीक ठाक कमा रहे हैं। तो इतनी कमाई है इनके अपने बिजनेस में कि अगर ये रिस्क है कि किसी एक क्लाइंट को खुश करने की वजह से पूरा हमेशा हमेशा के लिए बैन हो जाएगा बिजनेस। अगर एक दफा भी ये पकड़ा गया कि इस शख्स ने एज एन ऑडिटर गलत जगह साइन किया, या ये पकड़ा गया कि इस कंपनी ने गलत अकाउंट्स को साइन कर दिया है, तो फिर वो बैन हो जाएगी और फिर वो अपनी आइंदा आने वाली तमाम फ्यूचर इनकम से महरूम हो जाएगी। तो इसलिए आसान नहीं होता किसी ऑडिट फर्म को राज़ी करना धोखेबाजी करने पर। लेकिन हाँ, बहुत से मुल्कों में ये बहुत पॉसिबल इसलिए है कि जिसने उसको बैन करना था, जिस अथॉरिटी ने उसको बैन करना था, वो अथॉरिटी खुद मिल जाए। अगर किसान जागीरदार भी वही हो जो कि सनतकार है और वही बैंकर भी हो और उसी की अकाउंटिंग फर्म भी हो और उसकी गवर्नमेंट भी हो, तो अभी क्या मसला है फिर? है ना, फिर क्या मसला है? फिर जो चाहे दिखा दो। फिर तो आप ही ने साइन करने हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे खुद साइन करने हैं और आप ही की गवर्नमेंट ने उसको चेक करना है। तो वही हो गया, ये फल करते हैं आपको चीज वाले को बता दिए। तो इसलिए ये रिस्क होता है इस तरह के मुल्कों में। ये है मसला। इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। आप ऐसी, अगर गवर्नमेंट में आप आ गए हैं तो अब आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिजनेस कर सकें। अच्छे मुल्कों में कवानीन बने हुए हैं और बड़े मज़े की बात है कि अमेरिका में नहीं बने हुए। कितना डेवलप मुल्क है, लेकिन अमेरिका में बहुत सारे कवानीन नहीं बने हुए। क्यों नहीं बने हुए? कि कभी किसी ने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। ये बड़े मज़े की बात है। कभी कोई जेल में कोई प्रेसिडेंट गया ही नहीं, किसी का कैरेक्टर इतना ख़राब नहीं था उनके हिसाब से, तो कोई कानून ही नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट जेल चला जाएगा तो क्या होगा। कानून ही नहीं है उनके यहाँ कोई। अब सोचेंगे कि भाई इस पर कानून साजी होनी चाहिए कि यार जेल और प्रेसिडेंट का ताल्लुक ऐसा है। इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई कानून नहीं है सच, प्रेसिडेंसी का, पॉलिटिशियंस के हवाले से बात हो रही। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे अब ये लोग भी करेंगे। लेकिन अच्छे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ इस हवाले से हैं, जो पॉलिटिकली डेवलप्ड हो गए हैं, उनके यहाँ इस तरह के बाकायदा कानून बने हुए हैं कि या तो आप पॉलिटिक्स में आ जाएं और अथॉरिटी ले लें, या फिर आप वो बिज़नेस कर लें। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। अगर साबित हो गया कि आपका नहीं, आपने पाकिस्तान में तो एक आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। जैसे कि हमारी जितने ही पॉलिटिशियन हैं सबके कारोबार हैं ना, उनके बच्चों के अपने नाम पे नहीं, बच्चों के नाम पे। फ़ायदा नहीं उठाएं तब तक आप लीगल काम कर रहे हैं, मना नहीं है। वहाँ तो मना ही है कि अगर आप एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री में है ना, आपकी कोई ज़मीन नहीं होनी चाहिए, ना आपके बच्चों की होनी चाहिए, फिर आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पे आ जाए, वरना नहीं है। अगर आ गए तो उसको सेल आउट कर दें, उससे बाहर निकल आए। तो एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखें एक नज़र। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, मैंने भी बताया, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। चेयरमैन की स्टेटमेंट होती है, ये तो कुछ अच्छी मज़े की बात है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन ऑफ द कंपनी। चीफ एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट होती है, ऑडिटर की रिपोर्ट होती है। ये 2-4 पेज लिखते हैं अपनी कि हमने क्या किया, क्या ख्यालात हैं हमारे, क्या रहा, क्या आगे के इम्कानात हैं। और अकाउंटिंग के ऊपर नोट्स होते हैं कि हमने क्या क्या पाया। हाँ यार, हम पढ़ते थे, इसलिए पढ़ते थे कि और कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं थी कंपनी ने आगे फ्यूचर में क्या करना है। वो न्यूज़ चैनल नहीं थे, सिर्फ पीटीवी आता था जो सिर्फ ये बताता कि हुकूमत कितने अच्छे अच्छे काम कर रही है। बस हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ये रिपोर्ट्स की शक्ल में ही आती थी, उनको बैठ बैठ के खंगालते थे और उसमें से वो अपने एम्बिशन बताते थे कि अगले साल हमारा प्रोग्राम है कि हम यूँ करेंगे, ऐसे करेंगे, ये जाएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करने का इरादा है, इतने पैसे आ रहे हैं, यूँ इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर हो गया है। तो ये रिपोर्ट पढ़ के फिर फैसला करते थे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसको। और इन्वेस्टमेंट का फैसला भी वो मिनटों का थोड़ी होता था। अभी तो आपने ये बटन दबाया, ये शेयर खरीद लिया। अभी पहले आपने रिसर्च की, रिसर्च करके मार्केट में गए, ब्रोकर से बात की, ब्रोकर के बाद वो किया, ब्रोकर गया मार्केट में, वो बोली लग रही है, कान को आवाज़ नहीं आ रही, वो लगा वो 20 रुपये तो नहीं, शोर, इतना शोर, उसमें सब मुँह बोली। तो बड़ा इंटरेस्टिंग। अब तो मार्केट बिल्कुल में मज़ा ही नहीं है ना मार्केट में। पहले जो मज़ा था मार्केट का, जो शोर का मज़ा था, मार्केट में टंग करके वो घंटा बजाया जाता था, 1 घंटा बजता था और दिन शुरू हो जाता था। आप
उसके बाद जो मछली बाजार लगता था, कहाँ पे? आपने टावर देखा है? टावर सदर में, सदर का आखिरी स्टॉप है टावर, उसके बाद किमाड़ी आ जाता है। कि आप वहाँ गई हैं? वो जो पोर्ट ग्रैंड, बस पोर्ट ग्रैंड के साथ ही हमारा स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के साथ ही कराची स्टॉक एक्सचेंज थी, अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गई है, वहाँ होता था। और बहुत चहल पहल होती थी, बड़ा मज़ा, बड़ा अच्छे दिन गुजारे मैंने जब वहाँ के गुजारे ना। और सबसे मज़े की बात ये कि खाना हम खाते थे स्टेट बैंक में जाके। स्टेट बैंक जो है ना वो डिस्काउंटेड खाना देता है, पता नहीं आज तक देता है कि नहीं देता है, किसको देता है? जो भी आ जाए कैंटीन में। स्टेट बैंक का अपना कैंटीन जो है वो डिस्काउंटेड कैंटीन है। लोगों को अच्छा, एक तो लोग स्टेट बैंक के नाम से ही घबराते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंदर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट कार्ड पे शायद ज़्यादा आसानी फील होती थी हमें, वरना मुझे कभी किसी ने रोका ही नहीं, कभी कि मैं एंटर चलता हुआ चला जा रहा हूँ, कोई नहीं रोक रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जा रहे हैं रिसर्च करने। स्टेट बैंक की लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, स्टेट बैंक की लाइब्रेरी आ जाते थे, डेटा सारा जमा किया, लाइब्रेरी में आके बैठ गए मास्टर्स की तरह। तो कुछ बोलता नहीं था। नहीं, स्टूडेंट कार्ड था ना कराची यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ दिखाया अंदर चले गए, बस सब कार्ड दिखाया अंदर चले गए, वहाँ कार्ड दिखाया अंदर चले गए। उसके बाद भूख लगी तो स्टेट बैंक के किचन चले गए, वो कैंटीन चले गए। तो थाली सिस्टम होता था, स्टील की थालियाँ थी और उसमें पोर्शन बने हुए होते थे, तो बहुत सस्ती मिलती थी, मतलब 10-15 रुपए में मैं खाना खा लेता था। अब आप कहें 15 रुपये उस ज़माने बहुत होते होंगे, नहीं, उस ज़माने में 15 रुपये का खाना सस्ता था, तो प्रॉपर मील खा लेता था, उसमें सालन भी होता था, रोटी भी होती थी, चावल भी होते थे। वो मील 200 रुपए का हाँ, वहाँ पे शायद अब वो मील 200 का मिल रहा हो, जो कि मार्केट में 600-700-800 रुपये का मील मिलता है। मार्केट से 50% के करीब डिस्काउंट होता था प्राइस। तो बहरहाल एक इंटरेस्टिंग दौर था, बड़ा मज़ा आता था उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाने में। और कभी कभी चलते फिरते, हम तो स्टूडेंट थे तो उस वक्त ज़्यादा रिस्पेक्ट फील होती थी, कोई ऐसा ऑफिसर आ जाए, स्टेट बैंक का ऑफिसर लाइब्रेरी से गुजरते हुए, हाँ बेटा क्या पढ़ रहे हो, तो कन्वर्सेशन हो गई उसके साथ, तो अच्छा लगता था, मज़ा आता था। और अपनी पूरी क्लास में से मैं अकेला करता था ये काम। लोगों को शौक नहीं है ना खुद से रिसर्च करने का, खुद से जा जा के आगे घुस घुस के काम करने का। बाकी सब लोग बुक्स लेते थे, याद करते थे, इम्तिहान दे देते थे। अब एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट आया है पेपर बुक में, उस कॉन्सेप्ट को देखें तो जाके कि क्या हो रहा है और उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें। इस बुक ने एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज को प्रोजेक्ट किया है, इस प्रोजेक्शन को मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसको मैं देखूँ, मैं गोल्ड को कंपेयर करूँ कि गोल्ड के जो प्रोजेक्शन है वो हमारे स्टॉक्स के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। कंप्यूटर का दौर नहीं है, तो बड़ा, मुझे तो बहुत मज़े का लगता था ये काम करना। तो मैं खुद ही पहुंचा होता था, कोई असाइनमेंट ऐसा नहीं था कि वो असाइनमेंट यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं जी, लोग कहेंगे कि आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुना रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जिसको क्या हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। SFP and others. Income statement and statement of financial. फिर चेयरमैन की स्टेटमेंट है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, दो अलग अलग ताकतें होती हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी चलाता है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक चेयरमैन होता है जो ये उस पर नज़र रखता है कि साल में एक दफ़ा हमारे पास आके बैठो और हमें बताओ प्रोग्रेस कैसी जा रही है। वो चेयरमैन जो है वो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है कंपनी चलाने की अथॉरिटी उसके पास होती है। ये भी हो सकता है कि ये दोनों भाई भाई हों, एक्चुअली एक ही नहीं, एक बंदा नहीं करते, एक बंदा नहीं करना चाहते, एक ही भाई हो, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर्स हों, उनके फैमिलीज में ही शेयर बटे हुए हों, उन्हीं में से एक को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया, एक में से चेयरमैन बना दिया, उसी में से एक सीईओ बना दिया। लेकिन बड़ी पब्लिक लिमिटेड बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता, वो सीईओ तो बाहर से ही लेते हैं, इसलिए कि उससे मलबा भी सारा सीईओ पे ही गिरना होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव हमेशा बाहर से लिया जाता है ताकि गड़बड़ होगी तो वही जिम्मेदार है। स्कूल में प्रिंसिपल आप हायर करके ही बिठाएंगे, मालिक नहीं बैठेगा। किसी भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें कि कोई फैसला ऐसा हो गया तकलीफ दे, तो प्रिंसिपल फेस करेगा। और ये एनुअल रिपोर्ट्स कौन कौन पढ़ता है, इसको देखे बगैर आप वैसे ही बता सकते हैं। मैनेजर, सीईओज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कम्युनिटी, सब पढ़ते हैं, सबके लिए ही काम किया है। आती है रिपोर्ट, लेकिन ईमेल का आती है। ये वो भी आती है रिटर्न, पता नहीं कौन सी उसकी आई थी, ओवरटाइप की।
Why? Printed annual report. अब इन्हीं एनुअल रिपोर्ट में ऑटो पहले से ही सारे फार्मूले निकाल के दिए हुए होते हैं उन्होंने, जो हमने पिछली उसमें फार्मूले पढ़े थे ना, ये सब फार्मूले वो खुद निकाल के दे देते हैं, आपको नहीं निकालने पड़ते। गियरिंग रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, एसिड टेस्ट, और ये एक एनुअल रिपोर्ट पिछले कई सालों की पीछे से वो कंपैरिजन भी दे रही हो, खुद ही दे देती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल बॉडी कर रही है ना, तो वो पूरा करके देते हैं आपको कि इन्वेस्टर को थोड़ी आसानी हो उसको देखने में। तो इसी के हवाले से इन्होंने यहाँ पे तस्करा किया हुआ है कि बिजनेस परफॉर्मेंस जो है उसमें कंपेटिटर के अगेंस्ट हमारा क्या परफॉर्मेंस रही, ये आता है, कंपेटिटर्स की ये प्राइस रही, हमारी प्राइस रही, उनका मार्केट शेयर ये रहा, हमारा मार्केट शेयर ये रहा, इस तरह के इम्पैक्ट्स दिखा रहे होते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या कंपेटिटर के अगेंस्ट। उसके अलावा जी ये तो सारी बातें पीछे हम कर चुके हैं, डेट और इक्विटी डिसीजन ऑन रेशियो रिजल्ट, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग सी कुछ एक दो बातें हैं वो देख लेते हैं, फिर ये ख़त्म हो गया चैप्टर। कि रेशियोज को देखते हुए कंपनी ये फैसला करती है कि हमें डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, क्या डिविडेंड देने के ऊपर रेशियोज का कोई असर पड़ता है। वही गियरिंग रेशियो की अगर आपको बात तो मैंने कहा था, गियरिंग रेशियो क्या है कि कंपनी ने जो है वो कितना उसने ऑलरेडी अपना लोन के ऊपर कारोबार फैलाया हुआ है, उसका ओवरऑल जो बिजनेस है वो लोन पे ऊपर कितना डिपेंडेंट है। तो अगर लोन पे बहुत डिपेंडेंट है तो गियरिंग रेशियो बहुत बड़ा आ रहा होगा, तो उसको मजीद लोन मिलने में मुश्किल होगी। उसको अपना गियरिंग रेशियो ज़्यादा है, उसको कम करना है, तो क्या करेगा, इस साल का प्रॉफिट रोक ले, डिविडेंड ना दे, उसकी एसेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो उसका जो गियरिंग रेशियो है बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह की डिसीजन आप देख सकते हैं। गियरिंग रेशियो हाई है तो आप समझ सकते हैं कि डिविडेंड कम आना है इस साल। लेकिन अगेन ये बहुत सुपरफिशियल और बहुत बेसिक किस्म की बातें हैं, इतना ऐसा नहीं होता हो गियरिंग रेशियो ज़्यादा हो गया चलो इस दफ़ा डिविडेंड देना, इतना आसान नहीं है डिविडेंड ना देना, क्योंकि आपके पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है, आपके शेयर होल्डर्स खड़े होकर हंगामा कर देते हैं कि कैसे डिविडेंड नहीं दे रहे आप। तो आपको इस पर काफ़ी डेलिब्रेट करना पड़ता है। इट्स नॉट सो ईजी, इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन गियरिंग रेशियो एंड डिविडेंड, बट ये 1-on-1 नहीं है, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स और भी इन्वॉल्व हैं। तो वंस अगेन जितनी बातें की मैंने हर दफ़ा ये कहा कि इट इज़ ओवर सिंप्लीफिकेशन, इट इज़ जस्ट टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ द सिचुएशन कि इधर देखने की ज़रूरत है, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। ये फाइनल डिसीजन नहीं दिला सकता है कोई एक रेशियो अकेले में, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद, लोगों के एस्पिरेशंस, कंपनी के हालात, मुल्क के पॉलिसीज़, बहुत कुछ देखने के बाद आप कोई फैसला करेंगे। सो इसलिए इन्होंने फिर आखिर में लिखा है कि ये जो लिमिटेशंस है ना, वन रेशियो रिजल्ट इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, बहुत सारे कंपैरिजंस रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि अदर बिजनेसेस की सिचुएशन, उनकी भी ऐसी ही, आपकी भी ऐसी है, उसका मतलब पूरी इकोनॉमिकली डाउन जा रहे हैं, फिर आप ना छेड़ें चीज़ें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ट्रेंड देख रहे होते हैं, अपना दूसरे रेशियोज देख रहे होते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन होता है, ट्रेंड एनालिसिस है। तो देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू लुक एट बिफोर फाइनली टेकिंग अ डिसीजन ऑन द रेशियोज। ये बात जहन में रखिएगा और ये पेपर में भी ख्याल रखिएगा कि एक रेशियो की ख़राबी को देखकर फैसला मत कर दीजिएगा, बल्कि कहिएगा कि ये हमें इस डायरेक्शन में सोचने पे मजबूर कर रहा है, लेकिन आखिरकार फैसले से पहले हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। एक अच्छा सवाल है कि क्या फाइनेंशियल पब्लिश्ड अकाउंट्स एक्यूरेट होते हैं या नहीं, तो इससे मैंने काफ़ी बात कर ली कि एक्यूरेट के करीब तरीन होते हैं और नहीं होते तो उस पर काफ़ी मसले होते हैं, लेकिन देयर इज़ अ चांस कि वो ना भी हों। ख़ासतौर पे आप देख रहे हैं कैसे मुल्क में बैठे हैं, मैं ज़ाम्बिया में बैठा हूँ, मैं मोज़म्बिक में बैठा हूँ, मैं युगांडा में बैठा हूँ, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, लोगों की बिजनेस सिचुएशन क्या है, तो चांस है कि काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे आपका बिजनेस स्टडीज़ का पूरा कोर्स ख़त्म हुआ और पास पेपर्स के अंदर हम ज़रा जो हमने न्यूमेरिकली चीज़ों को आगे कर दिया, वो न्यूमेरिकल चीज़ें पास पेपर्स में सॉल्व करते हुए फिर मैं ज़्यादा अच्छा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये ऐसे सॉल्व होगा। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं या डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं, तो वो फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।